हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं ईपीएफओ एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाली काजोल उपाध्याय जी। ईपीएफओ एग्जामिनेशन में 373 वैकेंसीज थी इस बार एंड काजोल हैज सिक्योर्ड फोर्थ रैंक इन जनरल एंड फर्स्ट रैंक इन गर्ल्स। बहुत बहुत बधाई काजोल, दिस इज इनक्रेडिबल। Thank you so much, ma'am, and Study IQ team. Thank you very much. काजल, सिलेक्शन बहुत बड़ी बात होती है ईपीएफओ, जिसे कहते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ वेरी बिग एग्जामिनेशन एंड वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। सिलेक्शन होना एक बात है, बट गेटिंग रैंक एज गुड एज रैंक 4 एंड रैंक 1 इन गर्ल्स कैटेगरी, हाउ डू यू फील विद दिस अचीवमेंट? Actually, ma'am, in starting, actually when I saw my name in the list, I was not expecting this much. मैं RRB PO 2019 बैच में सेलेक्ट हुई थी एंड मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये एग्जाम मेरा क्लियर भी होगा। एंड एक्चुअली मैम ये बहुत ज्यादा लेट चल रहा था इसका रिजल्ट। 2019 से 2021 जनवरी आई थिंक इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि शायद इसका रिजल्ट कभी आएगा भी या मेरा क्लियर भी होगा। तो आई वाज वर्किंग विद आरआरबी पीओ एंड वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय जॉब। बट जब मैंने ये सिलेक्शन देखा कि मेरा हो गया, देन एक्चुअली इट वाज अ असिस्टेंट जॉब एंड मैं एक ऑफिसर लेवल में जॉब कर रही थी। बट आई थॉट कि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है एंड अगर आप आई फील कि अगर बैंकिंग से बेटर आपको कुछ मिल रहा है तो हमें उसमें जाना चाहिए। तो फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया 1 अप्रैल को। काजोल, आपने बताया आप एज आरआरबी पीओ भी काम कर रही थी एंड देन यू वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर ईपीएफओ। तो ये दोनों ही एग्जामिनेशन काफी सिमिलर होते हैं और जो बैंकिंग एग्जामिनेशन देते हैं वो ईपीएफओ एग्जामिनेशन भी जनरली देते हैं। पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट किन बातों को ध्यान रखना है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स और ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली? मैम पैटर्न जैसे कि दोनों एग्जाम का बिल्कुल सिमिलर है एंड अगर आप बैंकिंग लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ईपीएफओ का एग्जाम आपको क्लियर करने में ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। अगर आप क्योंकि मैम बैंकिंग के ऑल राउंड द ईयर एग्जाम होते रहते हैं और आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है तो ईपीएफओ का आप एग्जाम देंगे तो आपको पहली बात तो कोई डिफिकल्टी फेस होगी नहीं। और सेकंड चीज ये है कि दोनों के पैटर्न इतने सिमिलर है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि आप बैंक से हटकर कोई एग्जाम दे रहे हो। तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। प्लस ये है कि आप एक सेंट्रल मिनिस्ट्री में आप मिनिस्ट्री के जॉब में आप एक जाओगे तो आपको एक उसका एक्सपीरियंस आपको एक अलग ही मिलेगा। तो अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो और उसके पैटर्न पे अगर कोई और भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही है तो स्टूडेंट्स को जरूर ऑप्ट करना चाहिए और उसको एग्जाम को देना चाहिए। अभी आपने कही कि ईपीएफओ एक बेहतर ऑप्शन है, आप एक सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ काम करते। क्या आप हमें थोड़ा सा और ईपीएफओ के बारे में बता दें तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें और पता चले और वो और शिद्दत के साथ इस प्रिपरेशन को करें? मैम ईपीएफओ में जितनी भी मैम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनका जो भी फंड जो मंथली पीएफ जो उनका डिडक्शन होता है वो पीएफ जो है ईपीएफओ में जमा किया जाता है। और बेसिकली इनका जो मोटिव होता है कि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर स्कीम्स लेकर आई जाएं। उनके लिए पेंशन स्कीम्स होती हैं, जो प्रोविडेंट फंड में जो उनका पैसा जमा होता है उस पर बेहतर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। तो जिस तरीके से हम बैंकिंग में लोगों के लिए वर्क करते हैं उसी तरीके से हम ईपीएफओ में भी एक लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम वर्क करते हैं, जो कि बहुत कम सैलरी से जिनकी शुरुआत होती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काम है जिसमें हम डायरेक्टली एक सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताएं। यस मैम, जैसे कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स होता है उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश होता है, सेम वही पैटर्न इसके प्रीलिम्स में भी होता है। सेम आपको 20 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए मिलेंगे, 60 मिनट्स ड्यूरेशन का एग्जाम होगा। बट मेंस इसका थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि मेंस में डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी था जिसके लिए आई थिंक 30 मार्क्स अलॉट किए गए थे और उसमें आपका प्रिसाइज राइटिंग भी था एंड आपका ऐसे राइटिंग भी था। तो वो आपको कंप्लीट करना था। तो ये एक एडिशन था कि आपको 5 सब्जेक्ट्स जो मेंस के रहते हैं, जीए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। इन एडिशन टू आपको सब्जेक्टिव भी देना पड़ेगा। और इसका मैम थर्ड फेज होता है जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट होता है। जब इस एक्चुअली में बहुत टाइम के बाद एक तो इसकी वैकेंसीज आई थी
तो बहुत सारे लोगों के मन में तो पहले बहुत सारे डाउट्स थे कि ये टाइपिंग टेस्ट है, पता नहीं किस टाइप का टेस्ट है, क्या होगा क्या नहीं, 5000 की डिप्रेशन दिए हुए थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो कुछ नहीं था, बहुत नॉर्मल सा स्किल टेस्ट था जिसमें आपको बस 2 पैराग्राफ्स दिए थे जो नॉर्मली आपको टाइप करना था, बहुत ही नॉर्मल स्पीड पे, तो कोई इशू नहीं था। तो थर्ड फेज में इसका टाइपिंग टेस्ट था। काजोल, जैसे आपने बताया कि 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्टिव भी होता है मेंस पे, तो मेंस पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट मेंस पे डिपेंडेंट रहती है। यस किस मैम। तरीके से आपने अलग अलग सेक्शंस को तैयार किया, और स्पेसिफिकली जो जीए सेक्शन होता है? मैम जीए सेक्शन के लिए मैंने एक तो अफेस क्लाउड साइट को बहुत रेफर किया था। मेरा जो 90% प्रिपरेशन था वो मेरा फेस क्लाउड से ही होता था। एंड जो डॉक्टर गौरव सर की जो वीडियोस आती थी स्टडी आईक्यू पे, वो मेरा मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसने जीएस में, क्योंकि उनकी वीडियोस अगर आप एक बार देख लेंगे तो पूरे मन की क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाती है। तो फॉर रिवीजन पर्पस डॉक्टर गौरव सर की वीडियोस रेफर की थी, एंड फॉर नोट्स मेकिंग एंड मेजर पोर्शन जो है वो मैंने फिर अफेयर्स क्लाउड से किया था। एंड मैम जीए का ये है कि आप जितना रिवीजन उसका करेंगे विदाउट थिंकिंग कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेंस कब होगा नहीं होगा, जीए एक ऐसे सेक्शन है जो आपको डे 1 से प्रिपेयर करना चाहिए विदाउट थिंकिंग कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितना प्रॉपर वे में उसको लेकर चलेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग ही पोर्शन हो जाएगा। जी के बाद जो दूसरा सेक्शन में ज्यादा बात करना चाहती हूँ, वो डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव की स्पेसिफिकली कैसे तैयारी होनी चाहिए? मैम डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं ये बोलूंगी कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है, आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ आपको दे दिया है तो उसको रीड करने के बाद आप क्या समझते हैं उससे, और उसको एक शॉर्ट वे में आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की मेरी हैबिट थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे को बहुत हेल्प किया था उस चीज में, कि प्रिसाइज राइटिंग में, कि इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट में आप कैसे ब्रीफली बता सकते हैं कि उसका मेन मोटिव क्या है। तो अगर हम डेली हाफ एन आवर अपना न्यूज़पेपर रीडिंग को देते रहे तो वो जनरली धीरे धीरे वो चीजें आपके माइंड में अपने आप आने लगेंगी, और आप रीडिंग करने के बाद आप उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग निकाल पाएंगे कि इस किस बारे में है, और हम इसका मेन मेन मोटिव क्या है, जो भी एडिटोरियल है या पैराग्राफ है या कोई भी चीज है। किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ईपीएफओ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपने कब से टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया था, और हर डे किस तरीके से आप लगाती थी? सेक्शनल मॉक्स देती थी या फुल लेंथ? मैम मेरा जो प्रिपरेशन का जो मोड स्टार्ट हुआ था वो 2017 से स्टार्ट हुआ था। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो तभी से स्टार्ट हो गई थी, बट 1.5 year आई वाज स्ट्रगलिंग, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। देन आई गॉट टू नो अबाउट ओलिव बोर्ड एंड आई स्टार्ट यूजिंग देयर मॉक्स। मैम आई थिंक कि ओलिव बोर्ड के जो मॉक्स हैं वो बेस्ट हैं, एंड इन एडिशन टू दिस आप प्रैक्टिस मॉक भी यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मॉक के मैंने मैथमेटिक्स के कुछ सेक्शनल यूज किए थे, एंड बाकी मैं पूरा फुली ओलिव बोर्ड पर ही डिपेंडेंट थी, मैं उसी के पूरे फुल लेंथ मॉक्स लगाती थी। तो ओलिव बोर्ड के जो मॉक्स है वो मैंने बहुत ज्यादा यूज किए थे। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ प्रीलिम्स के ही मॉक्स देती थी, एंड यही रहता था कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, कभी मेंस पर फोकस नहीं किया। बट उसके बाद रियलाइज हुआ कि मेंस के मॉक्स देना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आप मेंस के मॉक्स देते हो तो आपकी सिटिंग पावर एक डेवलप होती है, आप सोचना शुरू करते हो। देन आई स्टार्टेड गिविंग मेंस मॉक एंड दैट हेल्प मी अ लॉट इन क्लियरिंग एग्जाम्स। काजोल, आपने ऑल्दो मेंशन किया, बट किस तरीके से ओवरऑल प्रिपरेशन में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहा है? मैम स्टडी आईक्यू की बात अगर मैं कहूँ तो जीएस प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा, करंट अफेयर्स प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा स्टडी आईक्यू का रोल रहा है। अगर आप गौरव सर की वीडियोस देख रहे हैं तो आई थिंक कि आपको जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है आप उसका मेजरली आप वहीं से कवर कर लेंगे। अगर आपने मंथली जो 3-4 वीडियो सर बनाते हैं मंथली, अगर आप उसे 2-3 बार आपने देख लिया तो आई थिंक आप मोस्टली एग्जाम के जो है 90% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप वहां से क्रैक कर सकते हो इजीली। अगर किसी ने कोई स्टार्टिंग में उसने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, मेंस है और उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो अगर आप गौरव सर की वीडियोस भी खाली आप देखकर जाओगे तो आप इजीली आप उसमें 60-70% मार्क्स आप इजीली आप स्कोर कर सकते हो। एंड इसके अलावा एक रीजनिंग के भी पजल्स के जो डेली वीडियोस आते थे, मैंने उनको भी पजल, क्योंकि पजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग सेक्शन का, तो जो पजल्स के जो सेट्स आते थे
मैंने वो भी बहुत फॉलो किए थे, क्योंकि आपके अगर पजल्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप रीजनिंग को काफी अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो आई थिंक कि अगर आप स्टडी आईक्यू से पढ़ रहे हो देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। काजोल, कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो क्या आप बताना चाहेंगे जो ईपीएफओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे? मैम, अगर टिप्स की बात करें तो मैं यही बोलूंगी कि करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करके डे वन से प्रिपेयर करें विद फुल रिवीजन। एंड सेकंड की, क्योंकि अब सारे एग्जाम ऑनलाइन पैटर्न पे हो गए हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम ऑनलाइन एग्जाम को प्रैक्टिस करें बाय डूइंग मॉक्स। तो मॉक प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बुक से सॉल्व कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक कंसेप्ट, आप पहले कंसेप्ट की क्लैरिटी माइंड में लेकर आए हर टॉपिक की, जैसे कि मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, उसके बाद आप मॉक्स प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी और आपको डेफिनेटली दिखेगा जब आप एग्जाम देने बैठेंगे। थैंक यू सो मच काजोल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। आपने बहुत सारी बातें शेयर की एंड थैंक यू वंस अगेन एंड द एंटायर टीम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।